हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम ए फ्रेंड भारत शंकर। तो रीसेंट टाइम में कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसने रीसेंट पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और ये जो डेवलपमेंट है ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए दो रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर वन, ये स्टॉक मार्केट्स को टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड पॉइंट नंबर टू, स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है उसके रिलेटेड ये हमें बहुत पहले ही जानकारी दे सकता है। और स्टॉक मार्केट का ये जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है इसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी ट्रेंड एमर्ज होके आता है वो सस्टेनेबल है या नहीं, उसका कॉन्फर्मेशन हमें फंडामेंटल स्ट्रेंथ ही दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बढ़ रहा है लेकिन उल्टा कम हो रहा है, देन ये जो अपवर्ड रैली है या बुल रन है इसको सस्टेनेबल नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि सूनर और लेटर मार्केट क्या करेगा, वो क्रैश करेगा या करेक्ट होगा और फंडामेंटल स्ट्रेंथ के साथ मार्केट एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट गिर रहा है या मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन अंडरलाइंग मार्केट का जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है अगर वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेंथ के साथ कैचअप करने के लिए सूनर और लेटर मार्केट को बढ़ना चाहिए या मार्केट को रिकवर करना चाहिए। एंड फॉर दीज रीजंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट as an investor for you guys to understand such kind of a developments, and you should also understand that market में जो बड़े बड़े developments या flashy developments होते हैं वो जितना जल्दी आते हैं उतना जल्दी वो फेड आउट भी हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होते हैं दे एड अप टू बिकम बिग थिंग्स एंड दे क्रिएट बिगर इंपैक्ट ऑन द मार्केट। एंड फॉर दैट रीजन आई कीप टेलिंग दिस ऑल द टाइम दैट कि अगर आपको मार्केट को ट्रैक करना है, मार्केट को समझना है, तो जो मार्केट में छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होते हैं उसको ट्रैक कीजिए एंड देन ट्राई टू एड अप टू क्रिएट अ बिगर पिक्चर। क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको रेडीमेड तरीके से या आसानी से मिल जाता है वो इन्फॉर्मेशन सबके पास होता है और इसीलिए ऐसे इन्फॉर्मेशन में वैल्यू भी कम होता है। लेकिन वही जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको कलेक्ट करना, उसको एक लार्जर पिक्चर में एनालाइज करना वो मेहनत का काम है। तो इसीलिए ऐसे इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। एंड ऑफ कोर्स अभी आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में आप एक सिंपल थैंक यू लिख के हमें और भी ज्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। और वही अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है और स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जहां पर हम लाइव सेशंस करते हैं, Q&A सेशंस करते हैं, वहां पर हम मार्केट के ट्रेंड, सेक्टर के ट्रेंड, मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मार्केट जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके बारे में वहां पर डिस्कस करते हैं। एंड सो फार द फीडबैक ऑफ दिस कम्युनिटी इज वेरी वेरी गुड एंड पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी यूजफुल। एंड इफ यू वांट टू बी अ प्रैक्टिकल इन्वेस्टर देन दिस प्लेस कैन बी अ ग्रेट प्लेस टू लर्न एंड ग्रो। और एक कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए यू कैन गो टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। और कम्युनिटी का जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो टू बिगिन विद हमें सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से फंडामेंटली हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है या कनेक्टेड है। सो टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मैं इसको एक सिंपल सवाल के साथ स्टार्ट करता हूं। स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाता है या स्टॉक मार्केट कब अच्छा परफॉर्म करता है? और इसका जवाब आपको ऑलरेडी मालूम होगा एंड मेनी ऑफ यू माइट टेल दैट सर जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अभी क्या करेंगे, इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे और एक और सिंपल सा सवाल पूछेंगे, इकोनॉमी जब अच्छा करता है तो स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जाता है? और इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। जब इकोनॉमी अच्छा करता है, इकोनॉमी में ज्यादा स्पेंडिंग आता है तो उस टाइम ये कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज ज्यादा बेच सकते हैं। ज्यादा अगर ये प्रोडक्ट सर्विस बेचेंगे तो ये ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे और जब ये प्रॉफिट्स कमाएंगे तो इनका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो बढ़ेगा, वो ग्रो होगा। और जब अर्निंग्स पर शेयर बढ़ता है तो कंपनी के स्टॉक का जो इंट्रांसिक वैल्यू होता है वो भी बढ़ेगा और कंपनी के जो प्रॉफिट्स और कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर है वो जितना तेजी से ग्रो करेगा उतना तेजी से ही इस कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन भी ग्रो करेगा या पी रेशियो भी ग्रो करेगा। एंड नाउ इफ आई हैड टू डिपिक्ट दिस एंटायर सिचुएशन इनटू अ फॉर्मूला देन दैट फॉर्मूला वुड बी स्टॉक प्राइस इज इक्वल्स टू अर्निंग्स पर शेयर इनटू पी रेशियो। और इस फॉर्मूला को हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, जहां पर अगर स्टॉक प्राइस को बढ़ना है तो इधर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ना होगा, नहीं तो कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ना होगा। और अगर दोनों साथ में बढ़ेंगे तब भी स्टॉक प्राइस बढ़ता है। और जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा अर्निंग्स पर शेयर भी कमाएंगे, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए। और इस स्टॉक प्राइस कितना तेजी से बढ़ सकता है वो डिटरमाइन करता है पी रेशियो। और पी रेशियो जितना ज्यादा होगा कम होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ रेट। यानी जितना तेजी से अर्निंग्स पर शेयर ग्रो होगा
उतना ही तेजी से वैल्यूएशन ग्रो होगा और उतना ही तेजी से स्टॉक प्राइस भी आगे बढ़ सकता है या ऊपर जा सकता है। सो बेसिकली इकोनॉमिक अप साइकिल में मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, मार्केट ऊपर जाता है, और वही इकोनॉमिक डाउन साइकिल में मार्केट नीचे गिरता है, करेक्ट होता है या कंसोलिडेट करता है। और ये मार्केट के अप साइकिल क्या है, डाउन साइकिल क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यू कैन गो एंड रेफर दैट वीडियो। और इकोनॉमिक अप साइकिल में मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, डाउन साइकिल में मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ये बात सबको पता है। इट इज नॉट समथिंग हिडन नॉलेज और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। और एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि देखिए, जब इकोनॉमिक डाउन साइकिल होता है तो फियर इतना ज्यादा होता है कि जब रिकवरी आता है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि मार्केट में रिकवरी आ रहा है या स्टॉक मार्केट के जो फंडामेंटल्स है उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जब फाइनली लोगों को पता चलता है कि इकोनॉमी में रिकवरी हो रहा है, देन इट वुड बी टू लेट, क्योंकि ये जो रिकवरी का जो प्राइस है दैट वुड हैव ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड इन द स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी इस एंटिसिपेशन में बढ़ चुका होता है और ये प्राइस उसमें डिस्काउंट हो चुका होता है। इट वुड बी टू लेट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये बात आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में प्राइस पहले बढ़ता है और न्यूज जो है वो बाद में आता है। और अभी ये जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ये हमें एग्जैक्टली यही बताएगा कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल रिकवरी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं या घट। और इसके बेसिस पे न्यूज आने से पहले ही हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी आ सकता है या नहीं आ सकता है, और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स एक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसे रिकवरीज टेक्निकल के बेसिस पे मार्केट में कैसे ट्रैक करना है, बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग मार्केट में आ रहा है या नहीं, तो हर राइज पे वो सेल कर रहे हैं उसको कैसे ट्रैक करना है, उसको हमने पहले के वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है। और उन सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि अगर आप टेक्निकल्स को और डेप्थ में और डिटेल में सिखाएंगे तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसीलिए ऑन पॉपुलर डिमांड वी आर डूइंग अ 1 डे टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सीखेंगे और साथ ही साथ मेरे जो कुछ पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स है उसको भी वहां पर हम डिस्कस करेंगे, जो मैं पर्सनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। और साथ ही साथ इन ट्रेडिंग सेटअप्स को हम बैक टेस्ट भी करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में टेक्निकल सेटअप्स या टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मल्टी बैगर स्टॉक्स एनालिसिस का एक वर्कशॉप किया जाए, 1 डे वर्कशॉप किया जाए, तो वो वर्कशॉप भी इसी महीने शेड्यूल्ड है, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूजुअली मार्केट में रिकवरी हो रहा है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को कब पता चलता है? जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। बट जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उस टाइम इट वुड बी टू लेट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो रिकवरी होता है, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुका हो। तो अभी एक सवाल आता है कि इस रिकवरी को पहले ही कैसे ट्रैक किया जाए या एंटिसिपेट किया जाए। बट जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, जो इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल होता है, उसमें वैल्यू कम होता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सबके पास होता है। लेकिन जो असली इन्फॉर्मेशन होता है, जो मतलब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको निकालने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, वहां पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा। एंड डोंट वरी, आई विल टीच यू वेयर टू वर्क हार्ड एंड हाउ टू वर्क स्मार्टली। और इसके लिए आई वुड नीड 5 मिनट्स ऑफ योर एंटायर 100% फोकस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स को रिकवरी के बारे में, मार्केट के रिकवरी के बारे में कब पता चलता है? जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं और वहां पर ग्रोथ दिखता है। तो अभी एक स्टेप पीछे जाते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वार्टरली रिजल्ट्स आने से पहले रिकवरी कहां पर दिख सकता है। और वो रिकवरी दिखता है जीडीपी ग्रोथ डेटा। क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे क्यों आए? क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे, और अगर कंपनीज कलेक्टिवली अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादा बेचेंगे तो वो जीडीपी डेटा में पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। और जीडीपी डेटा जो है वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बताता है। एंड यहां पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर जीडीपी डेटा इज ऑल्सो टू लेट, क्योंकि जब तक जीडीपी डेटा आता है, जब तक ग्रोथ दिख जाता है, तब तक मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, विल गो वन मोर स्टेप बैक एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जीडीपी से पहले ये रिकवरी कहां पर दिखता है। ये रिकवरी दिखता है आईआईपी डेटा में, यानी इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। और ये आईआईपी डेटा क्या होता है, इसको कहां पर कैसे चेक करना है, इसको हमने पहले के वीडियोस में बहुत डिटेलली डिस्कस किया है। उन वीडियोस को जाके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपके रेफरेंस के लिए मैं उस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अभी एक स्टेप और पीछे जाते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आईआईपी डेटा से पहले हमें ये रिकवरी कहां पर दिख सकता है। तो ये रिकवरी हमें टैक्स कलेक्शन में दिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर, हम ट्रैक क्या कर रहे हैं, जो सामान और सर्विसेज बेचे जा रहे हैं वो पहले आईआईपी डेटा में रिफ्लेक्ट होता है, और वही डेटा नेक्स्ट जीडीपी में प्रोपोगेट होता है, और जीडीपी में जो डेटा प्रोपोगेट होता है वो इंडिया के जो बिगर कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी प्रोपोगेट होता है। लेकिन शुरुआत कहां पर हो रहा है? शुरुआत उस पॉइंट पे हो रहा है जहां पर इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचे जाते हैं। और उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं? उसका एक सिंपल तरीका है
टैक्स कलेक्शन। और ये जो टैक्स हम ट्रैक करने वाले हैं ये बहुत ही फेमस टैक्स है, इसकी वजह से बहुत लोग परेशान भी रहते हैं, बट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ये रिकवरी को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। और ये फेमस टैक्स है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए कितने सामान बिक रहे हैं, कितने सर्विसेज बिक रहे हैं, उनमें ग्रोथ कितना हो रहा है, वो एट फर्स्ट हैंड आपको जीएसटी कलेक्शन में दिख जाना चाहिए। अगर जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादा बिक रहे हैं, जिसकी वजह से आईआईपी डेटा अच्छा आ सकता है। आईआईपी डेटा अच्छा आ सकता है तो जीडीपी ग्रोथ अच्छा आ सकता है। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छा आ सकता है तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स जीडीपी में क्या हो रहा है, कितना ग्रोथ वहां पर हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन क्यों हो रहा है, कहां पर हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और स्टेप पीछे जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जीएसटी कलेक्शन से पहले भी हम इस रिकवरी को कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हम गवर्नमेंट और आरबीआई के ऐसे इनिशिएटिव्स को ट्रैक कर सकते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर पैसा आ सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक अप साइकिल डाउन साइकिल में हमने डिस्कस किया था ना कि पैसा जब इकोनॉमी में डाला जाता है तो इकोनॉमी में अप साइकिल आता है, जब इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाला जाता है तो इकोनॉमी में डाउन साइकिल आता है। और इकोनॉमिक अप साइकिल डाउन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महंगाई या इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 2-3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ना कि आरबीआई क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा बढ़ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी में लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ सकता है। उसको हमने पहले के 2-3 वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। एंड इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो येट, जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिए, उनको देख लीजिए, ताकि अभी हम जो प्रोग्रेस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी डाउन साइकिल से अप साइकिल में कैसे ट्रांजिशन कर रहा है उसका एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। और ये 3-4 वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे, ये नॉलेज आपको फ्री में मिल जाएगा। वही अगर आप बाहर सीखने जाओगे तो इसके लिए आप 15, 20, 30 हज़ार भी दोगे तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में कोई नहीं सिखाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जाके देख लीजिए। एंड ऑल्सो आई विल गिव द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो वहां पर भी जाके उनको आप देख सकते हैं। तो अभी इन अलग अलग रिकवरी फेजेस में एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें कौन से फेज में एंटर करना है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अभी जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है टैक्स के रिलेटेड, जहां पर टैक्स कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिकवरी फेजेस में एज एन इन्वेस्टर कहां पर एंटर करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब इकोनॉमी डाउन साइकिल में होता है और वहां से अगर वो अप साइकिल में ट्रांजिशन कर रहा होता है तो कौन से ट्रांजिशन फेज में एंटर करना है, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ एन इन्वेस्टर। तो पहला रिकवरी फेज क्या है, इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके जरिए इकोनॉमी में लिक्विडिटी या पैसा वहां पर इंक्रीज करने के लिए कोशिश किया जाता है। जब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे कि आरबीआई ने रिसेंटली इनिशिएटिव लिया था ना कि बैंकिंग सिस्टम में वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे थे और इंटरेस्ट रेट उन्होंने घटाना शुरू कर दिया है। उनका जो स्टैंड पहले न्यूट्रल था उसको अभी उन्होंने एकोमोडेटिव कर दिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा लाने के लिए टैक्स के ऊपर वो एग्जेम्पशंस दे रहा है, टैक्स रिलीफ दे रहा है। तो ऐसे जब इनिशिएटिव्स लिए गए तो उस फेज में जो इन्वेस्टर वहां पर एंटर करता है वहां पर उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर रिवॉर्ड क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बीट एंड डाउन फेज में होता है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिट चुका होता है, लोअर लेवल पे होता है। तो ऐसे प्राइसेस पे अगर बाय करेंगे वहां से रिकवरी होगा तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मौका भी मिलता है। लेकिन वही इस फेज में रिस्क क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए आरबीआई ने इनिशिएटिव्स लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिया, लेकिन इन इनिशिएटिव्स को रिजल्ट्स में तब्दील होने के लिए बदलने में कुछ बफर टाइम का जरूरत होता है या कुछ क्वार्टर्स का जरूरत होता है। और ये जो 2-3 क्वार्टर का टाइम पीरियड है या ये जो बफर टाइम है, इस बफर टाइम में कुछ भी हो सकता है। आपने देखा ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन ज्यादा हो गया था, ट्रंप ने अलग अलग टैरिफ लगा के पूरी दुनिया को परेशान करके रखा था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पर हो सकती है जो ऐसे इनिशिएटिव्स का जो इफेक्ट होता है या जो एक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, और इसीलिए यहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन वही अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी फेस करके आगे निकल जाता है, रिकवरी में अच्छा रिजल्ट दिखाता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली एज वी हैव डिस्कस्ड रिवॉर्ड भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बहुत अच्छा मिलता है। और वही अगर हम फेज 2 में आएंगे जहां पर टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो ऑलरेडी लोगों को एक अच्छा खासा हिंट मिल जाता है कि हाँ ऑलरेडी सेल तो बढ़ रहा है, टैक्स पे कलेक्ट हो रहा है। तो इसलिए फिर भी मतलब थोड़े इन्वेस्टर्स स्केप्टिकल होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर भी यहाँ पर बफर टाइम रहता है। तो इसलिए यहाँ पर भी रिस्क पहले स्टेज के कंपैरिजन में या पहले फेज के कंपैरिजन में कम होता है और रिवॉर्ड भी पहले फेज के कंपैरिजन में कम होता है। उसी तरीके से आईआईपी डेटा तक जब हम पहुंच जाते हैं, फेज 3 में जब हम पहुंच जाते हैं, वहां पर रिस्क और कम हो जाता है, रिवॉर्ड भी और कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फैक्टर्स है वो स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट होते हैं। स्टॉक मार्केट जो है फेजेस में धीरे धीरे बढ़ रहा हो, और जब हम जीडीपी के रिकवरी के फेज में पहुंचते हैं तो वहां पर रिस्क जो है वो और भी कम हो जाता है, रिवॉर्ड भी उसके अकॉर्डिंग कम होता है,
और जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के फेज में जाते हैं तो वहां पर रिस्क और कम हो जाता है और रिवॉर्ड भी और कम हो जाता है। इसी तरीके से हम जैसे जैसे फेजेस को क्रॉस करते जाएंगे वैसे वैसे रिस्क जो है मार्केट में कम होता जाएगा और रिवॉर्ड भी उसके अकॉर्डिंग कम होता जाएगा, क्योंकि हर फेज पे मार्केट जो है वो इस रिस्क को डिस्काउंट करता है और मार्केट वहां से ऊपर जाता है। तो अभी इसके बाद ऑब्वियसली एक सवाल आएगा कि हमारा मार्केट अभी कौन से फेज में। तो जब भी इकोनॉमी डाउन साइकिल से अप साइकिल में ट्रांजिशन कर रहा होता है तो वहां पर सबसे पहले फेज में क्या होता है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स लेता है ताकि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा बढ़े, ताकि लोगों का स्पेंडिंग बढ़े। तो ऑलरेडी आरबीआई ने इनिशिएटिव्स ले लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएटिव्स ले लिया है। पहले के वीडियोस में हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया है, आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो ये फेज अभी खत्म हो गया और जब ये फेज आता है तो उसके बाद क्या होता है, जब ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग दिखने लगता है तो मार्केट यहाँ से एक छलांग मारता है। हमारे मार्केट ने ऑलरेडी एक छलांग मारा है और अभी हमारा मार्केट वेट कर रहा है और वेट करके ये नोटिस करने की कोशिश कर रहा है कि इसका रिजल्ट्स क्या इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। और जो मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स लिए गए थे वहां पर ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बाय एंड ऑफ अप्रैल का जो महीना खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना, वहां पर धीरे धीरे करके ये रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाने चाहिए इकोनॉमी पे। तो इसलिए मार्केट अभी वेट करके देख रहा था कि इसके रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके बाद अभी हमने एंटर किया है फेज 2, जहां पर अभी मार्केट टैक्स कलेक्शंस को नोटिस कर रहा है। और टैक्स कलेक्शंस के रिलेटेड रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर इंडियन इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि अप्रैल 2025 का जो जीएसटी कलेक्शन है वो अबाउट 2.37 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। और इस जीएसटी कलेक्शन ने पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अभी हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। और यहां पर कुछ लोग ये बोल भी सकते हैं कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ऊपर जाना ही चाहिए। बट लेट मी टेल यू, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। सो टू गिव यू एन आइडिया, लेट मी शेयर सम पास्ट डेटा। तो ये देखिए, ये जीएसटी कलेक्शन का लास्ट 1 ईयर का डेटा है और यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट अप्रैल में जब हमारा जीडीपी कुछ अच्छा खासा कर रहा था तो उस टाइम अराउंड 2.1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। और उसके बाद जब इकोनॉमिक डाउन साइकिल के इफेक्ट्स दिखने शुरू हुए तो उसके बाद ऐसे कई सारे महीने थे जहां पर जीएसटी का कलेक्शन जो है उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुआ। यहां पर आप लास्ट 1 ईयर का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो आपको खुद ही एक आइडिया आ जाएगा कि स्पेंडिंग ना बढ़ रहा था ना घट रहा था, मतलब बहुत महीने घटा भी था लेकिन एक स्टैग्नेटेड लेवल पे था। अगर सर्विसेज प्रोडक्ट्स अगर कम बिक रहे तो वहां पर जीएसटी कलेक्शन में भी कोई इजाफा नहीं होगा एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वर सीइंग हियर। बट फाइनली अभी आरबीआई जो इनिशिएटिव्स ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स रिलीफ वगैरह जो दिया था उसकी वजह से फाइनली अभी इकोनॉमी में फिर से स्पेंडिंग आ रहा है और अभी स्पेंडिंग आने की वजह से, प्रोडक्ट सर्विसेज ज़्यादा बिकने की वजह से जीएसटी कलेक्शन जो है वो फिर से अपने रिकॉर्ड हाई यानी 2.37 लाख करोड़ पे अभी पहुंच गया, जहां पर प्रीवियस रिकॉर्ड हाई 2.1 लाख करोड़ था विच वाज इन द लास्ट ईयर अप्रैल। तो इन्हीं सारे डिटेल्स के बेसिस पे अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अभी हम कौन से रिकवरी के फेज में हैं तो मैं बता सकता हूं कि वी आर इन रिकवरी फेज 3, जहां पर इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट। अभी टैक्स कलेक्शन विल ऑल्सो बी सून डिस्काउंटेड इन द मार्केट और अभी पूरा जो नजर है वो नेक्स्ट महीने के जो आईआईपी डेटा आएगा उसके ऊपर होगा। और अगर अप्रैल का जो आईआईपी डेटा है वहां पर भी अगर हमें ग्रोथ दिखने को मिलता है तो देन द होल मार्केट वुड बी मोर पॉजिटिव ऑन द गुड जीडीपी रिजल्ट्स। और अगर जीडीपी रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे तो देन क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहां पर भी इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ सकता है और इसी बढ़ते हुए एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट में भी हमें डिस्काउंट होते हुए दिख सकता है। तो आई होप आज का ये जो डिटेल्ड केस स्टडी है ये आपको मार्केट को और बेहतर तरीके से समझने में और एक बेटर इन्वेस्टर बनने में आपकी मदद करेगा। और साथ ही साथ इस महीने जो 1 डे वर्कशॉप होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और फाइंडिंग मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर, उन दोनों का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड बिफोर वी एंड द वीडियो आईड लाइक टू टेल यू गाइज दैट मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आता है, जो भी फ्लक्चुएशन आता है, उसे देख के कभी डरना नहीं है, उसको आराम से बैठना है, एनालाइज करना है और मार्केट फंडामेंटल तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमें फिगर आउट करना है। क्योंकि अगर हमने उसको फिगर आउट कर लिया तो जो मार्केट में जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आते हैं उसको हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं और सही फैसला मार्केट में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।